नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4 एसएलएम की, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे लीडरशिप, उसकी इंपॉर्टेंस, साथ ही में उसके टाइप्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर, साथ में पढ़ेंगे टीम बिल्डिंग, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स आते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस यूनिट में है। ऑल्दो ये यूनिट जो है काफ़ी बड़ी नहीं है, छोटी ही यूनिट है, जल्दी ही कवर हो जाएगी। अब वीडियो को शुरू करने से पहले, कंटेंट को अपने पढ़ने से पहले, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आगे जो डीएलएड की न्यू वीडियोस आएंगी वो आपको तुरंत ऑन टाइम मिल सके और आप प्रिपेयर कर सके। आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 21 तारीख से, 21 अप्रैल से, और 19 मई तक वो चलेंगे। डेट शीट भी मैंने डाल दी है चैनल पे, वो देख सकते हैं। नया पैटर्न भी डाला हुआ है, और साथ ही में पहले जो हमने पढ़े हुए हैं साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, सीपीई, फिलॉसफी, अदर सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी चैनल पे है। विजिट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक ओवर स्टडी, और मेरी आईडी खुशबू गोयल 01 पे। वहाँ से आप मुझसे कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं रिलेटेड टू टीचिंग एग्जाम्स। तो अब हम पढ़ते हैं इस पूरी यूनिट को, तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप में आने से पहले, लीडर जो है एक लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के एटीट्यूड को, दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक लीडर है और एक ग्रुप है पूरा, उसमें उस लीडर ने एक अपना गोल तक पहुंचने के लिए उनको मोटिवेट करना है। तो एक पर्सन होगा उस ग्रुप में जो उन सबको मोटिवेट कर सके। दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज लीडर, जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता हो, मोटिवेट करने की ताकत रखता हो। तो अगर हम लीडरशिप के बारे में समझे तो लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें हम दूसरों को बिहेवियर, दूसरों के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे चेंज नहीं कि उनका एटीट्यूड चेंज ही हो जाए, बट अगर हमें कोई गोल तक पहुंचना है तो उस गोल पे पहुंचने के लिए उनका एटीट्यूड जो है उस टुवर्ड्स ला सके, मतलब अपनी बातों से उन्हें मोटिवेट कर सके और उसमें लगा सके। अब जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की बहुत 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 ज़रूरत होती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो फैक्ट्री, इंडस्ट्री, घर हो, हर जगह लीडरशिप की ज़रूरत होती है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सके। अगर हम मैनेज करके चीज़ों को करेंगे तो वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को अच्छे से कर पाएंगे। अब जैसे ही अगर लीडरशिप का क्वेश्चन आता है तो आपको लीडरशिप की डेफिनेशन लिखनी होगी, तो मैं 1-2 डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले जो लीडरशिप की डेफिनेशन है, जॉर्ज टेरी ने जो दी है, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगनेस फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ग्रुप ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना, यही एक लीडरशिप का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडस्ट्री में एक प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें सेल्स बढ़ानी है, तो सारों का पर्पस, उनके पर्पस को हमारे पर्पस की तरफ लाकर और सभी को एक काम में लगाना, इट इज़ लीडरशिप। देन चेस्टर आई की एक डेफिनेशन है, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेयर बाय दे गाइड पीपल और देयर एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट्स। मतलब अपने एफर्ट्स को एक गाइडेड वे दे देता है एक लीडर, ताकि वो उसी वे में उस काम को आगे प्रोसीड करे। जैसे कि क्लासरूम में एक मॉनिटर बना देते हैं और मॉनिटर को बोला जाता है कि आप सब बच्चों को ये काम समझा दो, तो उस टाइम पे वो मॉनिटर एज अ लीडर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में एक टीचर है, वो बच्चों को बताती है कि बेटा आपको ये करना है, ये करना है, तो ये भी एक टीचर एज अ लीडर काम कर रही है। एक जो लीडरशिप का प्रोसेस होता है, इसमें लीडर एज वेल एज जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब लीडर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, और फॉलोअर्स इतने अच्छे, मतलब समझदार होने चाहिए कि वो लीडर की बात को समझ के आगे बढ़ सके। अब कुछ फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स है लीडरशिप के, जैसे कि लीडरशिप एक इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है, मतलब कि ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे लोगों को एक तरफ मोटिवेट करता है। तो एक मोटिवेशनल प्रोसेस हो गया, इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस हो गया। देन जो है ये जो है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी फोकस करता है, ताकि एक ग्रुप के लोग एक दूसरे के लिए हेल्दी रिलेशन बना सके और एक दूसरे की बात को समझ के और एक ऑब्जेक्टिव को मान के उस तक पहुँचने की कोशिश करें। नंबर 3, लीडरशिप जो है
कॉमन गोल को अचीव करने के लिए फॉलो किया जाता है। नंबर 5 इज लीडरशिप जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि कॉन्टिन्यूअस चलता ही रहता है। एक टास्क पूरा होने के बाद लीडरशिप आगे कंटिन्यू होती है। देन जो है लीडरशिप के अलग अलग फोकस अलग अलग टाइप होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। देन लीडरशिप के में जो है लीडर्स एज वेल एज फॉलोअर्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करेंगे लीडरशिप की इंपॉर्टेंस। ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है। तो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है? ये पहला तो लीडरशिप सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, इससे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। उसके बाद इफेक्टिव डायरेक्शन, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन इसके थ्रू मिल सकती है, क्योंकि अगर एक इफेक्टिव लीडर होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा और उसको बता पाएगा कि ये तुम्हारे लिए क्यों अच्छा है, जिससे कि वो भी मोटिवेट होकर उसी रास्ते पे चल पाएगा। देन हमारी कोई भी चेंज जो हो रहा है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी हेल्प करता है। देन जो है कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। लीडर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इजीली हैंडल कर लेता है, कि मान लो एक ग्रुप में सभी को हैंडल करना मुश्किल होता है, तो एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हैंडल कर ले। तो लीडरशिप होना ज़रूरी है। अगर लीडरशिप ही नहीं होगी तो सारे आपस में लड़ते रह जाएंगे, तो उनको सॉल्व भी एक लीडर काम करता है। उसके बाद लोगों में इनिशिएटिव, मतलब नई नई चीज़ों को करने के लिए एनकरेज भी कौन करता है? एक लीडर करता है, जिससे कि जो टास्क है वो इजीली जल्दी कंप्लीट हो मोटिवेशन के साथ। उसके बाद स्किल्स इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करता है। अगर किसी को कोई स्किल में प्रॉब्लम होती है तो वो लीडर्स को पर्सनली हेल्प करता है, जिससे कि उसकी स्किल इंप्रूव हो जाती है, तो स्किल इंप्रूवमेंट हो जाता है। और एक कॉन्जेनाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वो सभी को देखता है कि किसको क्या नीड है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को प्रिपेयर कर सके। तो मीन्स एक कॉन्जेनाइल एनवायरनमेंट भी एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है। उसके बाद लीडरशिप के स्टाइल्स की बात करते हैं, लीडरशिप के टाइप्स की बात करते हैं। तो इसमें एक आता है आपका ऑटोक्रेटिक, देन हमारा आ जाता है डेमोक्रेटिक, और हमारा इसके बाद आता है एक लेज़र-फेयर। ठीक है, ये जो 3 लीडर स्टाइल है ये सबसे मेन है। उसके बाद हमारी इंस्ट्रक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल भी आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्रेटिक की। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? कुछ सिंपल होता है, जिसमें कि सब में एक लीडर होगा और फॉलोअर्स होंगे। तो जहाँ पर ऑटोक्रेटिक मतलब जो इसमें हिटलर टाइप का शासन होता है, मतलब जो लीडर कह रहा है वही फॉलोअर को करना पड़ेगा, लीडर जो बोलेगा वही फॉलोअर को करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे सारी बातें लीडर की चलती है। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहले बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। मतलब लीडर जो है सेट कर देता है गोल को खुद ही इंडिविजुअली। उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस भी लीडर ही बनाता है, कोई भी जो भी हमारे फॉलोअर तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। बिल्कुल स्ट्रिक्ट कमांड चलते हैं इसमें। एक बिल्कुल डिसिप्लिन वे रहता है। लीडर जो है क्लाइमेट, डर का क्लाइमेट बना के रखता है कि जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद जो है इसमें ये कहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होती है, इससे जो है डिसीजन भी जल्दी लिए जाते हैं। बट इसमें क्या होगा, जो जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके अंदर मोटिवेशन कम होगी, और एक फीलिंग ऑफ जो बेकार फीलिंग होती है कि एक प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग कम डेवलप होती है। साथ ही में इसमें जो है ये छोटी क्लासेस में फॉलो की जा सकती है, बड़ी क्लासेस में ये नहीं फॉलो होती, क्योंकि दूसरों के ओपिनियंस को लेना समझना इंपॉर्टेंट होता है। बट छोटी क्लासेस में बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो अपने डिसीजंस दे पाए, तो इसीलिए लीडरशिप को छोटी क्लासेस में, इस वाली लीडरशिप को छोटी क्लासेस में फॉलो किया जाता है। देन आती है हमारी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सबसे अच्छा लीडरशिप स्टाइल माना जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टाइल आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा है और किस लिए। तो इसमें आप पहले बताएंगे डेमोक्रेटिक अच्छा है क्यों, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, उसके अभी बात करते हैं। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर और फॉलोअर दोनों एक दूसरे से सलाह करके ही डिसीजन को आगे लिया जाता है। मतलब लीडर अपने फॉलोअर से भी पूछता है, फॉलोअर्स अपने ओपिनियंस भी देते हैं, तो लीडर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब दोनों ही 50-50 मान सकते हैं कि दोनों की तरफ से यहाँ पे बातचीत होती है और डिसीजन को लिया जाता है और लीडरशिप फॉलो किया जाता है। मतलब ये लीडर दूसरे अपने फॉलोअर्स को भी सुनता है, ये वाला नहीं सुनता था। तो ये ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई। इसमें क्या होगा, मोरल बूस्ट होगा, सारे फॉलोअर्स का जो है एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनेगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी, जिससे मोटिवेशन होगी और उससे काम जल्दी पूरा होगा। ठीक है, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है, इसमें 1 वे होती है, लीडर बोलता रहता है, फॉलोअर सुनते रहते हैं। डेमोक्रेटिक में लीडर बोलता है, फॉलोअर सुनते हैं, और फॉलोअर बोलते हैं तो लीडर भी सुनता है। फ्रेंडली कॉन्जेनाइल एनवायरनमेंट इसमें मिलता है। इंटरेक्टिव लीडरशिप होती है, सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट होता है और जॉय रहता है, खुशी रहती है, सब लोग अच्छे से इंजॉयबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। और ये जो है इसमें सबसे अच्छा यही फायदा होता है कि सारे आपस में कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मेंबर्स, अच्छा ये लीडरशिप कब इफेक्टिव नहीं होगी, कब इसके डिसएडवांटेज होंगे, जब जो मेंबर्स है वो बिल्कुल ही अनस्किल्ड है, तो उनकी बात सुनना तो
ईजी है ही नहीं और वो गलत भी हो जाएगा उस टाइम पे। तो जब अनस्किल्ड मेंबर्स होंगे तब, या फिर जब हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, टाइम कम है, तो अब जब हम अगर मान लो अपने फॉलोअर्स से भी पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो उसी में आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम कम है तब भी हम ये वाली फॉलो नहीं कर सकते, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और मेंबर्स जो है बहुत ज़्यादा लेथार्गिक है, मतलब एक दूसरे से जल्दी सी रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, और जो है आलसी भी बहुत ज़्यादा है, अपने काम को ईजिली करते ही नहीं है, जल्दी से करते ही नहीं है, तब भी ये डेमोक्रेटिक काम नहीं करेगी। ठीक है, बाकी सबसे बेस्ट यही होगी क्योंकि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और एक दूसरे पे ट्रस्ट का रिलेशन भी बनता है। देन आती है लेज़र-फेयर। लेज़र-फेयर मतलब बिल्कुल फ्री। ठीक है, एकदम इसमें ओपन छोड़ देते हैं। इसका दूसरा नाम है डेलीगेटिव लीडरशिप। इसमें क्या होता है, सारा काम फॉलोअर करते हैं, 100% फॉलोअर के ऊपर होता है। फॉलोअर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती है, अथॉरिटीज़ दे दी जाती है कि आप ही को करना है, आप ही ने करना है। लीडर यहाँ पे शांत बैठता है, आराम से बैठता है, वो कुछ नहीं देखता है, कुछ कुछ डिसीजन में उसको ले लिया जाता है। अदरवाइज लीडर का कोई मेन काम नहीं होता, सारा काम फॉलोअर्स करते हैं। ठीक है, अब ये लीडरशिप अच्छी कब होगी? लीडरशिप अच्छी जब होगी जब सारे जो वर्कर्स होंगे वो स्किल्ड होंगे, या फॉलोअर्स जो होंगे वो स्किल्ड होंगे, या फिर उन्हें पता होगा कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, मतलब खुद ही एजुकेटेड होंगे सारे। अब गलत कब हो जाएगी ये? जब वो स्किल्ड ही नहीं होंगे, उन्हें पता ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें खराब कर देंगे और जो टास्क है वो पूरा हो भी नहीं पाएगा, और लीडरशिप तो उन पे फोकस कर ही नहीं रहा है, तो इससे ये चीज़ खराब हो जाएगी। इसमें सारी डिसीजन मेकिंग पावर फॉलोअर्स के पास होती है। गोल्स भी फॉलोअर्स सेट करते हैं, फॉलो भी उन्हें करते हैं, और लीडरशिप का जो लीडर होता है वो कैसा बिहेव करता है? एज यू प्लीज, जो तुम कर सके हो वो कर लो, अपना एटीट्यूड उसका ऐसा रहता है। इसमें जो है वो कम से कम एंगेज रहता है, हाईली। जब ये बेनिफिटेड जब भी होगी जब जो हमारे फॉलोअर्स है वो खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फॉलोअर्स ट्रस्ट वर्दी होंगे कि उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, तो वो सही कर पाएंगे, तब भी ये वाली हम फॉलो कर सकते हैं। देन आती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और आ जाएगी इंस्ट्रक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल में देखो नाम से पता चल रहा है कि हम किसी भी पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर पाए। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंजेस ला सके, उसके बिहेवियर उसके एटीट्यूड में चेंज ला सके। एक प्रिंसिपल अपने माहौल को इतना अच्छा बनाता है, अपने स्कूल के माहौल का, कि वो अपने टीचर्स में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाता है। फिर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, जिससे वो पहले थे उसमें चेंज लाना, उनके एटीट्यूड में चेंज लाना और एक पॉजिटिव चेंज लाना। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। काफ़ी अच्छी मानी जाती है, स्कूलों में बहुत ज़्यादा फॉलो भी की जाती है। इसमें क्या होता है, स्कूल विजन के हिसाब से बनता है ये सब, बेस्ट प्रैक्टिसेस का फॉलो किया जाता है, एक स्कूल कल्चर अच्छा क्रिएट किया जाता है, और इसमें जो है मोटिवेशन के साथ काम किया जा सकता है। जब हम मोटिवेट करेंगे तो अपने आप ही बंदे की, जो भी पर्सन है, जो भी स्टूडेंट है, उसके अंदर चेंजेस आ पाएंगे। देन जो है इसमें जो है काफ़ी सारी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स हम देखने को मिलते हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला उसमें इंस्पिरेशन पावर होती है, वो दूसरों को मोटिवेट कर पाता है, उनके चेंजेस ला पाता है, उनको आइडियलिस्टिक जो अप्रोच है वो दे पाता है, और अपने गोल की टुवर्ड्स जो है एक राह दिखा पाता है, इफेक्टिव डायरेक्शन दे पाता है। ठीक है, वो जो है दूसरे सभी पीपल को एंगेज करके चलता है, सभी को फॉलो करता हुआ चलता है, सभी की बातों को भी सुनता है, और उनके अंदर अच्छे चेंजेस लाने की भी चीज़ें करता रहता है। अब एक प्रिंसिपल और एक टीचर का एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप कैसे वो रोल प्ले करते हैं, देखो एज अ प्रिंसिपल क्या काम करते हैं। एक तो एज अ स्टिमुलेटर वो काम करते हैं। स्टिमुलेटर का मतलब हो गया आपका कि वो न्यू वेज में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इफेक्टिव लीडरशिप हो पाए। उसके बाद वो एक मोटिवेटर का काम करते हैं, वो एक विजनरी मतलब आगे की सोच के काम करते हैं कि आगे इसका क्या फ़ायदा होगा, और एक कम्युनिकेटर का काम करते हैं, वो अपनी चीज़ों को दूसरों तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में क्या होता है, बेसिकली हम इंस्ट्रक्शंस देकर चीज़ों को चेंज करते हैं, चीज़ों में चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा लर्निंग बेस्ड होता है, ये स्टूडेंट्स और अडल्ट सबके लिए होता है। इसमें टीचर्स और प्रिंसिपल लीडर का काम करते हैं, एक लीडर के ऊपर का लीडर काम करते हैं। मतलब मान लो मॉनिटर है, उसके ऊपर टीचर है, उसके ऊपर प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल टीचर को इंस्ट्रक्शन देगा, टीचर मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन देगा, और फिर पूरी क्लास को इंस्ट्रक्शन मिलेगा। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस चलती है। अब एक प्रिंसिपल और टीचर का इंस्ट्रक्टर
इफेक्टिव लीडर की तरह कैसे काम होगा? पहला तो इफेक्टिव, वो जो सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से मैनेज कर पाएगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो इससे क्या होगा, वो चीज़ें आगे की आगे मैनेज होती चली जाएगी। गुड कम्युनिकेटर एज अ वर्क करेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो कम्युनिकेशन का काम होगा। एक गाइड, एक काउंसलर की तरह काम करेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देना, मैं भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आप ये कर लो, ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, तो एक इंस्ट्रक्शंस की तरह एक काउंसलर और एक गाइड की तरह काम हो जाता है। देन प्लानर की तरह काम करेगा, प्लान ऑर्गेनाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें। और रिसर्चर और इवेल्युएटर की तरह, मतलब वो चीज़ों को सर्च आउट करेगा, उसके बाद इवेल्युएट करेगा और चीज़ों को फॉलो अप करेगा। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शनल लीडर्स के कुछ पॉइंट्स हो गए। देन हमारा आता है कि इफेक्टिव लीडर का क्या क्या रोल होता है, या इफेक्टिव लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, उसका जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे ही 10-15 जो क्वालिटीज़ आपको मैं बता देती हूँ, उसके बाद पेपर में आपको 5 से 7 ही लिखनी पड़ेगी, तो वो आपको दिमाग में रह जाएगी। तो सबसे पहला तो जो इफेक्टिव लीडर है उसका एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, साथ में वो जो है उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, वो इनिशिएटिव लेता हो, चीज़ों में इनोवेटिव चीज़ें हो उसके अंदर। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई वही, उसके बाद वो जोड़ के चले चीज़ों को। देन ऑब्जेक्टिविटी, वो देखे गोल को, टुवर्ड्स गोल। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, वो दूर की सोचे, फार साइटेडनेस उसके अंदर होनी चाहिए। देन सोशल स्किल्स होनी चाहिए, दूसरों के अंदर कॉपरेशन की भावना, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर। ये इमोशनल बैलेंस होनी चाहिए कि मतलब कोई ख़राब सिचुएशन भी आ जाए तो उसको हैंडल कर पाए। साथ में नॉलेजेबल होना चाहिए। देन जो है उसके अंदर एक डिज़ायरनेस होनी चाहिए, उस काम को करने की लगन होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देन जो है कॉन्फिडेंट हो गया, क्लियर गोल्स होने चाहिए और एक मोटिवेटर के रूप में उसे काम करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई लीडरशिप के बारे में, उसके स्टाइल्स, इंपॉर्टेंस और इफेक्टिव लीडर के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टीम और टीम बिल्डिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टीम। टीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है बेसिकली, जो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। अब टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है वो आएंगे, पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन लिख लो। टीम में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक दूसरे से डेली इंटरेक्ट करते हैं, हु इंटरेक्ट विद ईच अदर रेगुलरली एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल को अटेन करने के लिए एक दूसरे से रेगुलरली मीट करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। टीम क्या होता है? स्पेशल ग्रुप कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जहाँ पे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। देन जो है अगर हम बात करें में, तो जो ये जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं ये एक दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है? पहला तो कॉमन गोल को अचीव करना, दूसरा ये दोनों एक दूसरे की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीम है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है एक कंपनी में, उनका काम है प्रॉफिट को इंक्रीज करना, तो वहाँ पे उस टीम में एक सेल पर्सन भी होगा, एक जो है सेलर भी होगा, एक जो है मार्केटिंग भी होगा, एक फाइनेंशियल भी होगा, तो ये सारी टीम की तरह काम कर रहे हैं और गोल क्या है? कंपनी को प्रॉफिट दिलवाना, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर करते हैं। तो ये मेन पर्पस होता है और सारे ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं, एक की वजह से दूसरे का काम ज़रूर इफेक्ट होता है। तो इसीलिए ये सारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेटली वर्क करके काम को फिनिश करके एक गोल तक पहुंचते हैं, तो इसे हम टीम बोल देते हैं। यहीं पर टीम और गोल में क्या डिफरेंस है? देखो एक लाइन देखने को मिलेगी या क्वेश्चन सीधा उठ के भी आ सकता है कि ऑल टीम्स आर ग्रुप। सारी टीम्स ग्रुप तो होती है लेकिन सारे ग्रुप्स टीम नहीं होते। क्यों? देखो सबसे पहला तो जो टीम होता है वो एक ग्रुप ही होता है, उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, चाहे उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है वो नहीं मैटर करता, पर सारे एक जगह इकट्ठे हैं एक ही काम को करने के लिए। देन ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप में 2 या 2 से ज़्यादा पीपल हो सकते हैं, बट उनका गोल कॉमन ज़रूरी नहीं है, होगा मे बी हो सकता है बट मे बी नहीं भी हो सकता है। बेसिकली ये ग्रुप क्यों बनता है? ये बनता है अपने इंटरेस्ट को लेकर। मान लो सारे जो लोग हैं उनको पोइट्री करना पसंद है, तो पोइट्री मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, बट ये एक टीम नहीं होगी क्योंकि इनको एक मेला इकट्ठा नहीं करना है, एक गोल अचीव नहीं करना है, इन्होंने एक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाया, तो ये ग्रुप हो गया। तो ग्रुप और टीम में डिफरेंस समझ आ गया। तो मेनली यही डिफरेंस पूछा जा सकता है पेपर में, तो ये बताना आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आता है अगर हम बात करें तो ग्रुप वर्क में हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, टीम वर्क में हम एक साथ मिलके काम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? ग्रुप वर्क में एक ही इंडिविजुअल जो है अपना अकाउंटेबिलिटी देता है, लेकिन टीम वर्क में हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग अकाउंटेबिलिटी होती है, उनको आंसर देना होता है कि उनका काम पूरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट स्किल्स, इसमें काफ़ी सारी डेवलप स्किल्स तो दोनों ही केस में आपकी डेवलप
हो जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा कि अगर हम एक टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टीम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले टीम में 2 या 2 से ज़्यादा पीपल हो सकते हैं, फ्यू पीपल, मोर पीपल हो सकते हैं। सेकंड, ये कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल, इसलिए ये काम करते हैं। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनके बीच में होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे से जो है वन अनदर को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब एक टीम को बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई अ टीम इज इंपॉर्टेंट। देखो टीम इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें सारे लोग मिलके काम करेंगे, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे एक गोल को अचीव करने के लिए। तो एक मिलन जलन हो जाएगा, तो एक मीन्स कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। नंबर 2, वर्क जो है पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि सारे मिलके काम कर रहे हैं तो पीछे जाने ही नहीं देंगे, काम को हमेशा आगे बढ़ाएंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। देन जो है ये लोग जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं और इनपुट कम लगेंगे, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, इससे हमारा ये फायदा होगा। ठीक है, एक दूसरे से लर्न करेंगे, क्योंकि टीम में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऊपर से उनका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छा इंप्रूव होता जाएगा, दूसरों से बातचीत करेंगे तो मान लो एक दूसरे की फ्रेंडशिप होगी तो फ्रेंडशिप में जल्दी जल्दी वो काम को आगे भी कर पाएंगे। उसके बाद हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, सीधी सी बात थी ये तो। उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि जो काम हो रहा है वो फास्टर पेस पे काम होगा, फास्टर हो जाएगा। उसके बाद एक एम को ईजिली अचीव कर पाएंगे और सोशल इंटरेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें इसमें हमारे इंपॉर्टेंस हो जाएगी। देन इसी में टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलकर टीम को बिल्ड करके एक कॉमन गोल की तरफ जाते हैं। वो टीम ही हो गया, टीम बिल्ड मतलब मिलके बनाना, टीम को बना लेना और बना के एक गोल की तरफ में बढ़ना, ये होता है टीम बिल्डिंग। अब हम अगर बात करें तो इफेक्टिव टीम कब होगी, जब उनके गोल जो है क्लियर होंगे कि हमें यहाँ पहुँचना है। तो इससे क्या होगा, सारे टीम के अंदर एक लीडर भी होगा, लीडरशिप जो हमने पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग वो अपनी टीम को फॉलो अप करवाएगा कि हाँ हमें ऐसे करना है, तो एक गोल क्लियर गोल होगा तो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो टीम से क्लियर गोल हमारे पास होना चाहिए, जब भी हमारी टीम अच्छे से वर्कआउट कर पाएगी। हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, ट्रस्ट की रिलेशनशिप होनी चाहिए। देन एक लीडरशिप अच्छे से होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर लगता है कि स्किल्ड नहीं है वर्कर तो हम ऑटोक्रेटिक फॉलो कर सकते हैं, लेजर फेयर ना करें, डेमोक्रेटिक कर सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू नीड होगी उस टाइम शॉर्टेज नहीं है उसके अकॉर्डिंग हमें एक एप्रोप्रिएट लीडरशिप को फॉलो करना है। रिव्यू जरूर करते रहना है जो भी हम काम को कर रहे हैं। साथ ही में जो है हमारा ओपननेस होनी चाहिए, एक दूसरे से हम चीज़ों को डिस्कस कर पाए, टास्क को एक दूसरे को बता पाए। उसके बाद जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि टीम मिलकर काम तो करिए पर एक इंडिविजुअल बढ़ ही नहीं रहा है, तो सभी को इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा जिससे इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी ही पड़ेगी। देन हमारी बात करते हैं टीम बिल्डिंग में कंपोनेंट्स होते हैं, 3 इसके मेन कंपोनेंट्स होता है। पहला तो हो गया हमारा टास्क अचीवमेंट। पहला काम क्या होगा, टीम बनाई क्यों है, टास्क को पूरा करने के लिए, तो पहला हो गया टास्क अचीवमेंट। नेक्स्ट जो है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टीम। हम सेकंड टास्क टीम बिल्डिंग का क्या है कि हम जो हमने टीम बनाई है उसको बिल्ड करें, मेंटेन करें ताकि टास्क पूरा हो जाए। टास्क पूरा जब ही होगा जब हम टीम को बिल्डअप करेंगे और मेंटेन करेंगे उनको। देन डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल की डेवलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको लाइन से लगाऊं तो सबसे पहले इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये मेन इसका एक कंपोनेंट है। उसके बाद टीम की मैनेजमेंट होनी चाहिए, देन टास्क की कंप्लीशमेंट होनी चाहिए, टास्क पूरा होना चाहिए। ठीक है, देन प्रोसेस, टीम बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम जो है एक जो है ग्रुप बनाएंगे, गोल सबको बताएंगे। सबसे पहले फैमिलियर कर देंगे गोल से, गोल बताया सबको, सब लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद हम ग्रुप गोल के बारे में बताएंगे, सबको अपना अपना टास्क बताया, भाई तुम्हें इतनी सेल करनी है, तुम्हें इतनी प्रोड्यूस करनी है, तुम्हें इतना फाइनेंशियल देखना है, सबको गोल बताया, फॉर्म कर दिया। उसके बाद सभी को ग्रुप गोल बताएंगे कि आप अपना अपना काम करके पहुंचोगे कहाँ, इस मेन टास्क पे पहुंचना, ये गोल अचीव करना, तो ग्रुप गोल बताएंगे। पहला हो गया, इसमें फर्स्ट प्रोसेस हो गया फॉर्मिंग, सबको गोल बताएंगे। स्टॉर्मिंग मतलब कि हम जो ग्रुप गोल बताएंगे। नंबर 3 इज नॉर्मिंग, बताएंगे कि किस तरह से आपको मिलजुल के कॉपरेशन, नॉर्म, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करके आगे बढ़ना है, तो ये हो गया आपका नॉर्मिंग। देन परफॉर्मिंग, अपने अपने टास्क परफॉर्म करेंगे। एंड एडजॉर्निंग, फिर हम अपने जो है अपने अपने काम अपने अपने अकॉर्डिंग करके अपने टास्क तक पहुंचेंगे। तो ये 5 प्रोसेस हो गए, दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहला हो गया आपका फॉर्मिंग, देन हमारा हो गया स्टॉर्मिंग, देन हमारा हो गया नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग, देन एडजॉर्निंग। तो ये 5 प्रोसेस को हमें फॉलो करते हुए, प्रोसेस वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता है तो इसको नोट डाउन कर लेना। देन आता है अब हम एक टीम बिल्डिंग को मैनेज कैसे करेंगे स्कूल में। अगर स्कूल में हमने एक टीम बनाई है, हम बनाते हैं ना टीम कि ये एक टीम बन गई, खो खो की ये एक टीम बन गई, वो टीम क्यों कहलाती है, क्योंकि उनका एक गोल है ट्रॉफी जीतना, एक गोल है उस
टास्क को फिनिश करना। तो ये इसलिए टीम बनाई जाती है। सबसे पहले टीम बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चों के माइंड में अपने गोल्स क्लियर हो कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, तो गोल क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक जो है उनका साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो, मतलब वो इजीली चीज़ों को देख पाए, फॉलो कर पाए, रूल्स को समझ पाए, ठीक है। उसके बाद हर एक मेंबर्स को अपना रोल पता हो पाए, अपने बारे में जान पाए, तो रोल क्लियर हो पाए। देन जो है इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी की वजह से कोई टास्क पूरा नहीं हो रहा तो वो अपना आंसर खुद देना सीखे, तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी हो जाए। फिर स्किल गैप, जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है स्किल गैप को पूरा कर पाए, टैलेंट को प्रमोट कर पाए। देन जो है रिलेशनशिप हो पाए, ट्रस्ट लॉयल्टी का रिलेशनशिप डेवलप हो। इफेक्टिव जो है रिवॉर्ड्स हो, मतलब रिवॉर्ड इफेक्टिव होंगे तो बच्चा टीम जो है अच्छे से काम करेगी। देन उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग को डेवलप करेगा ये, और हम एग्जाम्पल दे के उसको आगे करेंगे, प्रमोट करेंगे, मोटिवेशन होगी, ये सारी चीज़ें इसमें हमारी होती जाएगी। और साथ ही में इसमें जो है टीम वैल्यूज़, टीम की परफॉर्मेंस भी डेवलप होगी, स्टैब्लिश होगी। तो ये सारा हमारा टीम बिल्डिंग में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का हमारा थर्ड सब टॉपिक है कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल लाइन में क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस in which we exchange our thoughts, our ideas, our information to other। तो इससे पता चल रहा है एक पर्सन अपने थॉट, अपने आइडियाज़ को दूसरे तक शेयर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज, दैट इज कम्युनिकेशन। इशारों के थ्रू भी कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज़, थॉट को एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये 2 वे प्रोसेस होता है, मतलब एक पर्सन अपनी बात दूसरे पर्सन को बता रहा है और दूसरा बात उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये एक 2 वे प्रोसेस चलता है। अब देखो कम्युनिकेशन एक वर्ड है कॉम्युनिस, जो कि लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का मतलब है कॉमन। कॉम्युनिस्ट का मतलब है कॉमन, तो कम्युनिकेशन का वर्ड जो है कॉमन से आया कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 पीपल, 2 लोगों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं अपनी बात को आप तक समझा पा रही हूँ, इट इज़ अ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी शेयर अवर आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स टू अदर पर्सन। इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, यूनिवर्सल, हमेशा होता रहता है, कॉन्टिन्यूस। तो मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता ही रहता है। देन इसके आते हैं फीचर्स। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई, ये भी इसके फीचर्स में इंक्लूड होता है। तो सबसे नंबर 1 हो गया, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 वे प्रोसेस होता है। मैंने आपको समझाया, आपने समझा, आपने फीडबैक दिया, तो ये 2 वे प्रोसेस हो गया। तो एक प्रोसेस है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक लिसनर होता है, एक जो बोल रहा है स्पीकर होता है, 2 लोग होते हैं इसमें। यूनिवर्सल होता है, हर जगह कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस होता है, चलता ही रहता है ये। उसके बाद इसमें इंट्रैक्शन होता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन से। इंटेंशनल भी हो सकता है, इनइंटेंशनल भी हो सकता है। कभी कभार आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो, वो आपसे बोल रहा है, सुन रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ सुन रहे हो, मतलब आपका मन भी नहीं है बट आपको सुनना पड़ रहा है, तो वो अनइंटेंशनल होता है, ठीक है। उसके बाद मैसेज ट्रांसफर उसमें होता है विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने समझा है मैसेज को, अंडरस्टैंडिंग करके मैसेज का ट्रांसफर होता है। उसके बाद वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी। वर्बल मतलब मैंने जैसे आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप आंसर दे रहे हो, अब आप लिख के देख रहे हो, अभी लिख के पढ़ रहे हो, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद आ गया नॉमिनल चांसेस ऑफ परफेक्ट कम्युनिकेशन। परफेक्ट कम्युनिकेशन का चांस भी हो सकता है इसमें, और हम जो है कॉमनली एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके फीचर्स में आ जाएगी। अब कम्युनिकेशन स्कूल में क्यों ज़रूरी है? देखो बहुत ज़रूरी है स्कूल के अंदर, ताकि स्कूल के गोल्स को अचीव किया जा सके। नंबर 1, स्कूल्स के गोल को अचीव किया जा सके। दूसरा, हम उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान बना सके। तो प्लान बनाओगे तो डिस्कशन तो होगा ना, डिस्कशन हो सके। उसके बाद हम एक्टिविटीज़ अरेंज करवा सके। देन जो है बच्चों को मोटिवेट कर सके, प्रॉपर सिलेक्शन कर सके, जो भी हमें करना है, जो भी हमें टास्क करना है, प्लान करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, बच्चों के बारे में बता सके, बच्चों को समझा सके, बच्चों के थॉट्स ले सके, ठीक है, उनकी स्किल्स को डेवलप कर सके, ताकि बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो सके। इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जिसमें बच्चा फ्रीली पढ़ सके और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट कर सके। तो इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक टॉपिक को समझाने के लिए हमें चाहिए क्या? बच्चों को हमें समझाना है तो हमें बातचीत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो वर्बली करे चाहे नॉन वर्बली। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर। अब कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपकी 5 चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले तो एक सेंडर क्या भेजेगा? मैसेज। तो मैसेज को कौन लेगा? रिसीवर भेज रहा है, जो सेंडर ने भेजा है किसी चैनल के थ्रू, तो एक चैनल, और जब रिसीवर को मिल जाएगा तो वो एक फीडबैक देगा, तो फीडबैक। ये 5 पॉइंट होंगे, सेंडर, आपका मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। अब कैसे वर्क कैसा प्रोसेस करता, कैसे काम है? तो सबसे पहले एक सेंडर है, मान लो मैं वो सेंडर हूँ, मेरे माइंड में कुछ आया, थॉट आया मेरे माइंड में, ये थॉट आया, थॉट को मैंने एनकोड किया। एनकोडिंग का मतलब होता है उस थॉट को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल मेरे मन में कुछ आ रहा है,
मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बट बताऊंगी कैसे, एनकोड करूंगी ना उसको, लैंग्वेज में लेके आऊंगी, हिंदी इंग्लिश जो भी जिसमें भी मैंने एनकोड किया, तो थॉट को एनकोड किया, ये सारा काम सेंडर का था, तो सेंडर ने ये काम किया। उसके बाद सेंडर ने वो मैसेज रिसीवर को भेजना है, मेरे को आपको बताना है वो, तो बताने के लिए वो मैसेज, अब वो मैसेज बन गया, वो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, पर दूंगी किसके थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, या तो मैं अभी यूट्यूब से बता रही हूँ, फोन पे बता सकती हूँ, वर्बली बता सकती हूँ, लिख के बता सकती हूँ, तो कोई भी चैनल फॉलो होगा, वर्बल नॉन वर्बल कोई भी चैनल। मैसेज गया, रिसीवर को मैसेज मिला, मैसेज मिलना मतलब रिसीव किया उसने मैसेज को। अब जो उसको मैसेज मिला है वो उसको डीकोड करेगा, मतलब कि जो मैंने बोला है वो उसको डीकोड करेगा और अपने माइंड में डालेगा कि उसने ABCD जो भी बोला है वो मैं समझूं। उसने जब उस लैंग्वेज को डिकोड कर लिया कि हाँ इंग्लिश में बोला, हिंदी में, उसके बाद उसने उस मैसेज को समझा कि एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ये तीनों काम रिसीवर के हुए। रिसीवर को जब वो समझ आ गया उसके बाद उसने उसको रिप्लाई बैक दिया या फीडबैक दिया, तो ये हो गया कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो मतलब देखो इसमें 2 लोग इन्वॉल्व है, क्या हो गया, ये 2 वे हो गया। उसमें जो है कॉन्टिन्यूस हुआ, पहले इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसको बोला होगा कुछ, फिर इसने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गया। हर जगह होता है दुनिया में, तो यूनिवर्सल होता है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, एनकोडिंग डिकोडिंग, जो मैंने साथ साथ समझा दी, बट एक और बार सुन लो। एनकोडिंग में थॉट को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, अब डिकोडिंग में वो जो मैसेज मिला है, जो वो लैंग्वेज में बोला गया है, उसको समझना, वो डिकोड हो जाता है। डिकोड रिसीवर करता है, एनकोड सेंडर करता है। तो ये सारा हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। अब कुछ कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल हो गया आपका, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, इंडिविजुअल्स कितने इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे हो गया, और फ्लो, डायरेक्शन का फ्लो क्या है, नीचे ऊपर से नीचे जो है हम कम्युनिकेशन करें, नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन करें, तो कैसे कम्युनिकेशन करें, तो फ्लो भी। तो ये हम देख लेते हैं आगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, सभी को पता है फॉर्मली मतलब जो क्लासरूम में, जिसमें हम सेट रूल्स को फॉलो करते हुए बातचीत करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते हैं। जैसे ऑफिस में बॉस ने ऑर्डर दिया है, या फिर बॉस से बात हुई है, कुछ भी मतलब क्लास में टीचर से बात हो रही है, प्रिंसिपल से बात हो रही है, तो ये सब फॉर्मल वे होता है। इनफॉर्मल कोई भी किसी से भी कर सकता है, मान लो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, वो मेरे से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, कोई भी जो नॉर्मली बात करते हैं वो हो जाती है इनफॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आती है वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल मतलब बोल के जो बात होती है, जैसे अब जो कम्युनिकेशन होता है वो हो रहा है वर्बल। नॉन वर्बल मतलब कि जिसमें बोल के नहीं, लिख के, अब ये सब आप पढ़ लोगे अपने आप ही, तो एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। देन आता है, ये दोनों तो आपको अंडरस्टैंड पहले से ही होंगे। अब थर्ड नंबर आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व, मतलब उस कॉन्वर्सेशन में, उस कम्युनिकेशन में कितने लोग इन्वॉल्व है। तो पहला हो गया 1 to 1, मतलब एक मैं और एक सामने कोई है, तो हम दोनों आपस में बात करें, जैसे इंटरव्यू में होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंटरव्यू ले रहा होता है, तब बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 to 1 में भी हो सकता है कम्युनिकेशन। इसमें स्मॉल ग्रुप, एक पर्सन स्मॉल ग्रुप से बात कर रहा है या स्मॉल ग्रुप से डिस्कशन हो रहा है, तो स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन हो गया। लार्ज ग्रुप, बहुत बड़े ग्रुप से बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। पब्लिक, सभी से इकट्ठा बात हो रही है, जैसे मोदी जी आते हैं अपने टीवी पे आते हैं, तो सबको पब्लिकली बोल रहे होते हैं, तो पब्लिक हो गया कम्युनिकेशन। मास, मास मतलब वही सेम, पब्लिक और मास एक तरीके से सेम ही है, सबको इकट्ठा एक साथ बोलना। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब कम्युनिकेशन किधर से किधर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 केसेस होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड और क्रॉसवाइज। देखो अपवर्ड में क्या होता है, ऊपर की साइड कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट टीचर से कुछ पूछ रहा है या कुछ बोल रहा है, तो ये हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें जो है, अब ये जैसे स्टूडेंट से टीचर वाला हो गया। सिमिलरली जब टीचर स्टूडेंट को कोई ऑर्डर दे रही है, कोई रूल समझा रही है, कुछ बता रही है, तो डाउनवर्ड फ्लो हो जाएगा। सिमिलरली जब बच्चा आपस में बात करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन होता है, तो ये क्रॉसवाइज हो जाता है, या फिर टीचर टीचर बात करे, पेरेंट्स बात करे, सेम लेवल में कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, तो हमारा क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन हो जाता है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखो अगर हमारे माइंड में बात सुनने की या करने की इच्छा ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस होना चाहिए। देन हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग एंड इंटरेक्शन, हम दूसरे से शेयर करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहिए, तो शेयरिंग और इंटरेक्शन का प्रिंसिपल हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब तो हम दूसरों को समझा पाएंगे, हम अपनी बात को दूसरों को बता पाएंगे, तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल चैनल्स होने चाहिए ताकि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सके। उसके बाद एप्रोप्रिएट फीडबैक होना चाहिए, हमने एक मैसेज बताया तो वो वापस फीडबैक भी मिले, तो एप्रोप्रिएट फीडबैक भी होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लिसनर, मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें जो सुनने वाला है उसको अच्छे से सुनना चाहिए, और जो स्पीकर है उसको अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपको एक्टिव लिसनर होगा, जब भी आपको मेरी बात समझ आएगी, और मेरे अंदर अपने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगे, तभी मैं आपको बात समझा पाऊंगी। तो ये हो गया 7 नंबर। उसके बाद आपका हो जाएगा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई भी किसी की बात सुन नहीं पाएगा।
पाएगा, ठीक है ना। और कॉपरेशन होना चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल कोई भी कम्युनिकेशन हो सकता है। उसके बाद जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं एक दूसरे से, तो ये क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, इसमें कुछ बैरियर्स भी आते हैं। तो बैरियर्स को भी कैटेगराइज किया है डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे कि इंटरनल बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर्स और कुछ अलग बैरियर्स होते हैं। तो ये 4 टाइप के बैरियर्स में भी इसको कैटेगराइज किया, अलग अलग बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे इंटरनल बैरियर, इंटरनल बैरियर कौन से होते हैं। पहला तो इंटरनल बैरियर में हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी इंटरनल बैरियर, हम अच्छे से बात को सुन नहीं पाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। दूसरा नंबर, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, या फिर हमारे पास प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो हम उस बात को गलत समझ लेते हैं, तो इस वजह से। या पुअर मेंटल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। या फिर प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, हम पहले से ही बात को कोई बोलना चाह रहा है, हम पहले ही समझ लेते हैं ये बोलना चाहता है, तो प्री मेच्योर इवैल्यूएशन की वजह से। डिसट्रस्ट, हम किसी को ट्रस्ट नहीं करते तो हमारा इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, तो पर्सनल ये वैल्यू हो गई। उसके बाद जो है पुअर रिटेंशन, हम ज़्यादा देर तक उस बात को स्टोर नहीं रख पाते, तो पुअर रिटेंशन हो गई। अटेंशन नहीं दे रहे उसकी बात पे, तो ये भी इंटरनल बैरियर्स हो गए। कॉन्फिडेंस नहीं है हमें दूसरे पर्सन के ऊपर, तब भी हम उसकी बात इग्नोर करेंगे, सुनेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मोटिवेशन नहीं है, हमारे अंदर कोई उत्साह ही नहीं आ रहा कि हम ये बात सुने। अभी आप मेरे से कम्युनिकेशन क्यों करें, मतलब आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन है, मुझे पेपर क्लियर करना है, मुझे पढ़ना पड़ेगा अब, और आपको कहीं कुछ नहीं मिले तो आपको पढ़ना ही है, तो मोटिवेशन मिली हुई है। तो मोटिवेशन की वजह से, जब लैक ऑफ मोटिवेशन होता है तब भी आप नहीं समझते हो, समझ नहीं आता है। उसके बाद नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड होता है, तब भी हम चीज़ों को नहीं समझते हैं, या फिर हम जो है परसेप्शन बना लेते हैं, किसी के थॉट बना लेते हैं, तो उसकी बात हम हमेशा इग्नोर करते हैं। तो ये सारे इंटरपर्सनल हो जाते हैं, जिसमें हम दूसरों की बात अपनी मन की वजह से नहीं सुनते हैं, ठीक है। देन एक्सटर्नल बैरियर, एक्सटर्नल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, नॉइज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, कनेक्शन नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर एनवायरनमेंट की, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स की वजह से हो जाती है, और फैसिलिटीज़ नहीं है इस वजह से। अभी तो फैसिलिटी आप सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एकदम से आपका फ़ोन बंद हो जाए, या मेरा एकदम से वीडियो कैमरे में से बंद हो जाए, आपकी वीडियो लैक हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एक्सटर्नल बैरियर आ गया, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, तो ये एक्सटर्नल बैरियर का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन कुछ सीमेंटिक बैरियर्स होते हैं। सीमेंटिक बैरियर्स में क्या होता है, हम जो बताना चाह रहे हैं वो हम खुद ही गलत एक्सप्रेस कर रहे हैं। अभी तक तो सारा फॉलोअर्स की, मतलब जो लिसनर्स की तरफ से हो रहा था, अब जो बताने वाला है वो अपना मैसेज अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो मतलब बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ढंग से एक्सप्लेन नहीं हुआ, या फिर अनक्लैरिफाई, मतलब पूरा तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पाया, या वर्ड जो सिंबल उस जो समझाना चाह रहा है उसने यूज़ किए है वो गलत किए, या वो आगे वाला समझ ही नहीं पा रहा उनको, तो बैडली एक्सप्रेस्ड वर्ड्स हो गए। या फिर ट्रांसलेशन गलत हो गई, मान लो मैंने बोला, आपको समझ नहीं आता, आपने किसी ट्रांसलेशन को ले रखा है तो उसने ट्रांसलेट करके आपको बताया, तो उसकी जो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो गई, तो वो भी सीमेंटिक बैरियर्स में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर्स में आपके आ जाएंगे, हमें ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, ऑडियो विजिबिलिटी हो गई, साउंड प्रॉब्लम हो गई, ये सब हो जाता है। तो ये सारे बैरियर्स हो जाते हैं। यहाँ पे देखो बुक में ना एक ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूँगी, आप इसमें से जब पढ़ लेंगे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देन हम बात करते हैं कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स जो टीचर में होनी चाहिए, स्टूडेंट में और प्यूपिल में होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स के अंदर टीचर और प्रिंसिपल में होनी चाहिए। तो सबसे पहले कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स प्रिंसिपल के अंदर जो होनी चाहिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन से पहले उनको क्लैरिफाई होना चाहिए कि क्या वो एक्चुअली बताना चाह रहे हैं। दूसरा, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन उन्हें करना चाहिए। कम्युनिकेशन से पहले कंसल्ट करना चाहिए पूरा, उसके बाद जो है बैरियर्स को हटा लेना चाहिए, कोई भी बैरियर्स के बिना समझाना चाहिए। जो है दूसरे, पहले तो खुद समझना चाहिए दूसरों को समझाने से पहले, तो सीक टू बी अंडरस्टैंड बिफोर अंडरस्टैंड, मतलब सीक टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड, ये करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन हमें दूसरों को समझाना पड़ेगा। क्लैरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है कॉन्टीन्यूसली बताए जा रहे हैं पर जो लिसनर चाहते हैं वो उन्हें मिल ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी वीडियो पे आए हैं क्योंकि आपको कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग या एसएलएम की यूनिट 4 पढ़नी है, और जैसे आप इस वीडियो में आए और आपको वो कंटेंट ही नहीं मिला जो आपको पढ़ना था, तो क्या हो गया, वो नीड के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमेशा ही ध्यान रखना है। एज अ प्रिंसिपल जो है हमें एक एक्टिव लिसनर सबसे पहले बनना पड़ेगा कम्युनिकेशन इफेक्टिव के लिए। उसके बाद टीचर्स के क्या रोल होते हैं, टीचर्स को बच्चों की लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी चाहिए, टीचर्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद
स्टूडेंट्स को वो डायरेक्ट कर पाए, ऐसी उसके अंदर पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहिए टीचर को भी खुद गुड लिसनर होना चाहिए, जिससे वो बच्चों की नीड्स के बारे में जान पाए। बैरियर्स हटाना पड़ेगा, उन्हें फीडबैक देना पड़ेगा, और साथ में जो है उनके पेरेंट्स से भी टीचर को इंटरेक्शन करना चाहिए। उसके बाद जो है हम बात करें अगर प्यूपिल की, तो प्यूपिल जब आपकी बात हो रही है, लिसनर्स की बात हो रही है, तो लिसनर को एकदम एक्टिवली लिसन करना चाहिए, पहला काम। बैरियर्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको कई बार बोलती हूँ अपनी वीडियोज़ में, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बता सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। तो सेम वही हो गया, तो अब दे भी देना कमेंट बॉक्स अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो। उसके बाद आ जाता है आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे को डायरेक्टली समझ आए। फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, फेस ना ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, ना बहुत सैड होना चाहिए, एक एक्टिव एनर्जी होनी चाहिए, जिससे उस चीज़ को करने में हमें मोटिवेशन मिले। साथ में जो है फिजिकल पॉस्चर अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एज अ लिसनर, एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल। ये हो गया हमारा पूरा जो चैप्टर है कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले इसे लाइक कर दो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आगे वाली वीडियोस आपको मिल सके। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, कंप्लीट हो गया। काफ़ी सारे बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखी हुई है, तो सारी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके प्लेलिस्ट भी चेक ऑन कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ तो रह गई, सबसे मेन चीज़ ये है कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना दी है सभी सब्जेक्ट्स की, तो एग्जाम देने से पहले उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख के जाना, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो ज़रूर एक बार पढ़ के जाना।